हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में पार्ट 2। पहले तो हमने इसमें कुछ आवेश के बारे में चर्चा की थी और हम आज स्टार्ट करेंगे कुछ इसके बारे में नया। तो हमने अब तक पढ़ रखा था कि जैसे दो वस्तुएं आपकी, एक ये वाली वस्तु है, मान लेते हैं ए, और दूसरी वस्तु है आपकी बी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए वस्तु है और ये आपकी क्या है, बी वस्तु है। जब दोनों को आप क्या करेंगे, रगड़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये वाली वस्तु है, ए वाली वस्तु इलेक्ट्रॉनों का क्या करती है, त्याग करती है। जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है उसे कहते हैं धनावेशित वस्तु, उसे कहेंगे धनावेशित वस्तु। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है उसे कहते हैं ऋण आवेशित वस्तु। ठीक है, ये तो हमने क्या किया था, पढ़ा दिया था। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या है वैद्युत आवेश के मूल गुण। ठीक है, तो वैद्युत आवेश के मूल गुण में देखें, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है नंबर 1, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। ठीक है, इसे समझे। ये कहता है कि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय या आवेशों को जोड़ते समय क्या करना है आपको, जो आवेश पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव चिन्ह के साथ लेना है, जो आवेश नेगेटिव है वो नेगेटिव चिन्ह के साथ में लेना है। ठीक है ना, यानी यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे Q1 माइनस का Q2 है और यहाँ पे माइनस का Q3 आवेश है। इसी तरह यहाँ पे Q4 आवेश है, डॉट डॉट डॉट। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आवेश हैं Qn, और Qn मैंने कैसा ले लिया, यहाँ पे पॉजिटिव आवेश ले लिया है। अब इनका क्या करना पड़ेगा मुझे, योज्य मतलब, योग का मतलब क्या कर रहे हैं, योगफल कर रहे हैं इनका। ठीक है ना, ध्यान से समझे, इनका क्या कर रहे हैं, योगफल कर रहे हैं। तो योगफल करते समय इनके चिन्हों को साथ में लिख लेंगे। ठीक है ना, Q3 Q4 और प्लस का Qn, यही होती है आवेशों की योज्यता। ठीक है, अब देखें इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपको लिखनी है, आप इसका पॉज कर सकते हैं वीडियो को। तो देखें, किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, और लेकिन जो किसी वस्तु पे आवेश होता है वो क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना, अतः अब आवेशों का योग करेंगे तो हमें क्या लेना, उनके चिन्हों सहित लेना है। तब इसका ही एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब आपका है नेक्स्ट टॉपिक। अब दोबारा समझने से देखें, किसी वस्तु पर जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, या किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है धनात्मक होता है। इसे ध्यान रखें कि दुनिया में कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, उसका द्रव्यमान ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और लेकिन उस वस्तु पर आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है अथवा धनात्मक भी हो सकता है। अतः क्या करना है, जब आवेशों का आप योगफल करेंगे तो उन्हें क्या है, आपको एक साथ चिन्ह सहित लिखना है। देखो कैसे, प्लस पे प्लस का, माइनस का तो माइनस का, ये है इस तरह, और इस तरह आपके सभी आवेश ले लिए। आप समझ में आ गया होगा। अब जो अगली हेडिंग है आपकी वो है आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, इसे समझे। सबसे पहले मतलब, आवेश को आप ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम क्या ले रहे हैं, कोई एक कैपेसिटर ले रहे हैं। ठीक है, जो घरों में पंखे में लगा होता है उसे क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं गांव की भाषा में। तो देखें, ठीक है ना, अब क्या करते हैं, उसे हमने प्लग में लगा दिया, और प्लग में लगाने के पश्चात में क्या होता है, जब उसे आप दोनों में इस तरह टकराते हैं तो क्या होता है, उसमें आवेश इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के कारण क्या करते हैं, उसे दोनों को आपस में ऐसे चिपका देते हैं, तो एक साथ चिट्ट की आवाज आती है और उसमें से प्रकाश भी निकलता है। तो इसे समझें, जो उसमें आवेश था वो किसमें नष्ट हो गया, किसमें परिवर्तित हो गया, वो आपका परिवर्तित हो गया ध्वनि को उत्पन्न करने में, प्रकाश को उत्पन्न करने में। यानी वो आवेश था वो नष्ट नहीं हुआ, वो क्या हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ। वो कौन सा रूप था, ध्वनि का रूप था, प्रकाश का रूप था। ठीक है ना, अब यहां से इसी तरह जो क्या है, जो आवेश संरक्षण का नियम है वो क्या कहता है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है,
बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लाइट दी गई। तो हमने पहले बताया था आपको कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका हमने आपको एग्जाम्पल भी बताया था। अब इससे अगला वाला जो हेडिंग है वो आपका क्या है, आवेशों का क्वांटमीकरण। ठीक है, तो आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई वस्तु है आप पे, ठीक है ना, तो वस्तु पे जो हम कम से कम आवेश की बात करें तो वो होता है कम से कम आवेश, उस पर क्या होगा, ई होता है। ठीक है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर वो जो होगा कम से कम आवेश, यानी किसी वस्तु पर जो भी आवेश उपस्थित होगा वो क्या होगा, ई के पूर्वज में होता है। यहीं से क्या है, आवेशों का क्वांटमीकरण। इसकी परिभाषा से देखते हैं, किसी तत्व पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को हम क्या करेंगे, ई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर ई क्या, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अर्थात किसी तत्व पर आवेश की मात्रा ई के पूर्वज में होती है। तो मैं मानता हूँ यहाँ पे कोई वस्तु है, उस पर क्या है, क्यू आवेश है आपका, और यहाँ से देखें क्यू आवेश है तो वो क्या होगा, ई के गुणज में होगा, ई प्लस ई प्लस ई प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, प्लस का एन तक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्यू इजकल टू एन ई। ई को हमने कितने बार लिख लिया, एन बार लिख लिया, तो ऐसा करें कि एन को ही आगे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यू इजकल टू एन ई, और ये हमारा यहाँ से क्या निकल के आता है, फॉर्मूला। तो क्यू इजकल टू यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आवेश होता है, एन बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और यहाँ से ई बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ से ई बराबर क्या आया, ई बराबर क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से देखें जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो क्या होता है, माइनस का ई, अर्थात इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 आया। और 19 जो आवेश का मात्रक होता है उसके क्या होता है, पीछे आता है आपका कूलाम। ठीक है, अब यहाँ से ये मैं क्या किया, इलेक्ट्रॉन का कर लिया। प्रोटॉन की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे, तो आपका जो प्रोटॉन का जो क्या आएगा, आवेश आएगा, वो होता है प्लस का ई। तो प्लस की ई की जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, और यहाँ पे क्या आया आपका कूलाम आया। इसे समझें, तो यहाँ पे क्या है कि जो ई था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश था, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो सबसे पहले किसने बताया था, इसे आप ध्यान रखें, वो बताया था यहाँ पे मिलेकन। मिल्कन ने एक प्रयोग किया और इसमें ये सिद्ध कर दिया कि इलेक्ट्रॉन पर आपका इतना आवेश होता है। अब यहाँ से एक और होता है अल्फा कण। जो अल्फा कण का मान होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन का डबल होता है, यानी 1.6 का डबल करोगे तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, और यहाँ पे कूलम। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे आवेश आ गया, और ये होता है आपका आवेशों का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण जैसे हम कहते हैं कि कुछ हमें अजीब सा शब्द लगता है, लेकिन इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ध्यान रखें, जो किसी वस्तु पर जो आवेश होगा उस पर जो न्यूनतम मात्रा होगी वो क्या होती है, ई होती है, अर्थात उस पर जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा, ई के पूर्वज में होता है। तो क्यू इजकल टू क्या आता है यहाँ से, एन ई। मैं अभी इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। अब देखें, इसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं आपको। ठीक है ना, आपको पढ़ाई करनी है तो क्या करें, कॉपी किताब लेकर बैठें, ये नहीं फालतू में वीडियो देखने लग जाएं। ठीक है ना, इससे आपका भी टाइम खराब होगा खाम में। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या करना है आपको, हमने क्या किया, क्यू बराबर एन ई, ये हमने फॉर्मूला ले लिया। ठीक है, तो देखें किसी वस्तु पर आवेश 96 कूलाम है, तो मेरी जो क्यू की वैल्यू क्या है, 96 कूलाम है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कराया, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है मुझे। ठीक है, तो मेरे पास क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एन ई, और क्यू की वैल्यू क्या है, 96 है, और एन की वैल्यू पता नहीं, और ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। अब यहाँ से जो एन की वैल्यू आएगी देखें 96, और यहाँ पे
ठीक है, भागा लगा दिया। अब यहाँ से ये इससे बार कट जाएगा 60 बार, क्योंकि 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 60 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर पहुँचेगा तो ये 19। एक और ले लें, 6 गुणा 10 की पावर 20, ठीक है। और इतना क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना। अब यहाँ से देखें कि ये जो मेरे पास 96 कूलम आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 गुणा 10 की पावर 20, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से क्या होगा, आप इसके सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलम का नियम। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कूलम का नियम। सबसे पहले समझें, ये कूलम का नियम था, ये सबसे पहले सभी कराते हैं ये कूलम का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर समझें, ये कूलम सबसे पहले कहाँ के वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। ये हमें समझना है, जो कूलम थे वो कहाँ के थे, फ्रांस के थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फ्रांस के थे तो इन्होंने इस नियम को कब दिया, 1785 में इन्होंने ये आपका नियम दिया। अब इन्होंने ये नियम दिया था, वो क्या नियम था, ठीक है। यहाँ पर तो वैसे लिखा हुआ है पर मैं आपको समझाता हूँ, इसे समझे। यहाँ पे क्या था, 2 आवेश ले लिए, यहाँ पे एक Q1 आवेश और यहाँ पे Q2 आवेश, ठीक है। गौर से समझना है आपको एकदम ध्यान से। तो यहाँ पे Q1 आवेश और यहाँ पे Q2 आवेश, और दोनों आवेश एक दूसरे से क्या है, r दूरी पर रखे हैं। अब इन्हें समझें, ये प्लस का आवेश है और ये भी आपका प्लस का है, तो यानी जो प्लस प्लस होते हैं वो क्या करते हैं, आपके प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब इन आवेशों को आप पास लेके आएंगे तो इनके मध्य जो प्रतिकर्षित का बल है उसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वो बढ़ जाएगा, वो किस पर डिपेंड किया, इनके बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड किया और दोनों आवेशों की मात्राओं पर डिपेंड किया। तो कूलम ने बताया था कि जब हम किसी 2 आवेश हैं जो उनके मध्य जो बल कार्य करता है वो क्या है, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके जो मध्य में जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कैसे होता है। व्युत्क्रमानुपाती की बात समझें कैसे हुआ। अब यहाँ से मैंने यहाँ पर 1/2 लिख दिया और मैंने यहाँ पर 1/100 लिख दिया। जब आपसे मैं कहता हूँ कि इनमें से आपकी कौन सी संख्या बड़ी है तो आपका जवाब आएगा ये वाली संख्या बड़ी है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, मैंने किया, जो आपके कूलम थे उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे 2 आवेश थे, जब उनकी बीच की डिस्टेंस है उसको क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। तो मान हमें कैसा प्राप्त हो रहा था, ज़्यादा प्राप्त होता है। तो देखो, जब किसी वैल्यू को हम कम करते हैं तो हमें मान ज़्यादा प्राप्त हो जाए तो वो किस में आ जाता है, वो एक तरह से भिन्न में आ जाता है, यानी वो एक उल्टे के रूप में आ जाता है। तो यहाँ से इन दोनों के मध्य में जो भी बल लग रहा था वो क्या था, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, ठीक है। कोई बात नहीं, किसी को आगे लिख सकते हैं वो वाली हेडिंग को, और इसे आगे पीछे हो सकता है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ से समझें, सबसे तो जो बल लगा वो उनकी दूरी पर भी डिपेंड करता था, ठीक है। अब यहाँ से दूरी पर डिपेंड किया तो देखें ये हो गया F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब क्या था कि दोनों मात्राओं की, तो जो दोनों आवेश थे उनकी मात्रा ज़्यादा थी तो ज़्यादा आकर्षण बल लग रहा था या प्रतिकर्षण बल लग रहा था, और आवेशों की मात्रा कम थी तो कम आकर्षण बल लगेगा या कम प्रतिकर्षण बल लगेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यानी आवेशों की मात्रा ज़्यादा थी तो उन्होंने क्या किया, इस तरह, ठीक है। जो बल है दोनों आवेशों के जो मात्रा है उनके गुणनफल के समानुपाती हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को शामिल लिख लेता हूँ। तो शामिल लिखूंगा तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट्टे r² आया मेरा, ये वाला आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनल टू को यहाँ से हटाते हैं तो हमारा एक क्या आता है, नियतांक आता है, और मैंने उसका नाम स्मॉल k दे दिया, और यहाँ पे Q1 Q2/r², ठीक है। तो अब यहाँ पे जो k क्या है, और k यहाँ पे क्या है, एक स्थिरांक है, ठीक है, स्थिरांक है। अब जो स्थिरांक की वैल्यू होती है वो क्या होती है, अब यहाँ पे जो k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ से इस वाली वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो क्या आएगा वैल्यू F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें F है तो इसका मात्रक क्या आएगा आपका, इसका मात्रक क्या आएगा न्यूटन इसका मात्रक हो जाता है। अब यहाँ से ये जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है आपका 9 गुणा 10 की घात 9 और क्या आएगा यहाँ से न्यूटन और यहाँ पे मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये इसका क्या आएगा मात्रक आएगा इसका। अब देखें यहाँ पे इसका मात्रक आया तो कभी कभी ऐसा होता है इसकी विमा भी पूछ देता है आपको वो, तो विमा कैसे निकालोगे। अब यहाँ पे जो न्यूटन की विमा होती है वो होती है mL/t - 2 न्यूटन की विमा होगी। यहाँ पे L की विमा क्या होगी L स्क्वायर मीटर की विमा और यहाँ पे कूलम की होती है AT और यहाँ पे दोनों पे लग जाएगा स्क्वायर। तब यहाँ पे निकालते हैं तो विमा क्या आती है mL3 T-4 A-2 और ये इसकी क्या आ जाती है विमा, और विमा आपको क्या रखनी है एकदम याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, इसे कहते हैं एप्सिलॉन और यहाँ पे नॉट भी कह सकते हैं या इसे कहते हैं 0। ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 आएगा। हिंदी मीडियम पढ़ाना है आपको तो हम कहेंगे 0 और थोड़ा इंग्लिश में जाएं तो यहाँ पे कहते हैं नॉट। तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका जो मात्रक आता है वो इसका अपोजिट आता है, यानी यहाँ पे क्या आएगा कूलम का स्क्वायर बट्टे और यहाँ पे न्यूटन और यहाँ पे मीटर स्क्वायर। इसकी भी विमा निकालें तो क्या आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है जो इसकी पावर है जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर दें, तो m-1 L-3 T4 और यहाँ पे A स्क्वायर और ये क्या आ जाएगी इसकी विमा आ जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है उसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युत और यहाँ पे क्या आएगा शीलता। ठीक है ना, अब ये आपका हो जाता है पूरा कूलम का नियम और ये आपको क्या करना है ध्यान रखना है। अब यहाँ पे समझें ये कूलम के नियम को परिभाषा कैसे याद रखनी है आपको। ठीक है ना, ये तो आपका उसका कैसा हो गया एक डेरिवेशन हो गया। अब यहाँ से कैसे याद रखोगे, कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण क्यों कहा मैंने, क्योंकि आवेश दोनों तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव आवेश भी होता है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे उसमें आकर्षण बल भी आ जाता है, उसमें प्रतिकर्षण भी बल लगने लगता है। तो जो लगेगा बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये आपको क्या करना है एकदम इसी तरह से सीक्वेंस में लर्न करना है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है।